नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। राहुल गांधी बोलते हैं कि चीन ने जमीन कब्जाई, लेकिन 1962 से 2013 तक का अगर खुलासा मैंने कर दिया तो कांग्रेस वाले को चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ा दावा किया है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन और पाकिस्तान के लिए टेंशन की दूसरी किस्त, राफेल की एक और खेप पहुंची भारत, जिसके बाद और ताकतवर हो गई है देश की सेना। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत अमेरिका की ऐसी दोस्ती देखकर फिर से चिढ़ गया चीन और निकाली अपनी भड़ास। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल बोलते हैं कि चीन ने जमीन कब्जाई, 1962 से 2013 तक का खुलासा कर दूं तो चेहरा दिखाना मुश्किल होगा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को शहर के जिला स्कूल मैदान से पाक और चीन को सीधे सीधे चेतावनी दी। कहा, भारत अब कमजोर नहीं, एक ताकतवर देश है। दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच जमीन पर अब कब्जा नहीं कर सकता। हम ना तो किसी के 1 इंच जमीन लेंगे और न अपनी जमीन पर कब्जा होने देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार किसी कीमत पर देश का मस्तक झुकने नहीं देगी। पूरा पीओके भारत का है और भारत का ही रहेगा। पाकिस्तान वहां कोई भी गतिविधि ना करे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बोलते हैं कि चीन ने देश की जमीन पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रीय एकता संप्रभुता के प्रश्न पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन 1962 से 2013 तक क्या हुआ उसका खुलासा कर दूं तो उनके लिए चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार में भाजपा जेडीयू की राजनीतिक जोड़ी ठीक उसी तरह है जिस तरह क्रिकेट में सचिन सहवाग की रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस और राजद का गठबंधन जनता को धोखा देने वाला, गरीबों का शोषण करने वाला, प्रदेश में लूट और आतंक बढ़ाने वाला गठबंधन है। इस गठबंधन को कभी भी समर्थन नहीं मिलना चाहिए। योगी बुधवार को दरभंगा और कटिहार में राजग प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। दरभंगा की सभा में भीड़ को देखकर उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रति आपने जो जोश और उमंग दिखाया है यह स्वागत योग्य है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन और पाकिस्तान के लिए टेंशन की दूसरी किस्त, राफेल की एक और खेप पहुंची भारत। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में शुमार राफेल की दूसरी खेप भारत पहुंच चुकी है। इसके साथ ही भारत की वायुसेना की ताकत और बढ़ गई है। 3 राफेल विमान बुधवार को रात 8:14 पर भारत में दाखिल हुए। तीनों राफेल विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद सीधे गुजरात के जामनगर पहुंचे हैं। तीनों विमानों के भारत में दाखिल होने के साथ चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ना तय है। राफेल विमानों के सफलतापूर्वक पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को बधाई दी है। इसी के साथ भारत के पास अब 8 राफेल विमान हो गए हैं। इससे पहले 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत पहुंचा था। इन्हें 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती पहले ही की जा चुकी है। एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच उन्हें लद्दाख में तैनात किया गया। अगले साल अप्रैल तक भारत को कुल 21 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से मिलेंगे। 21 राफेल विमानों की डिलीवरी के साथ ही भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में अभूतपूर्व इजाफा होगा। बता दें कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए सौदा किया है। बता दें कि 29 जुलाई को 5 राफेल जेट अंबाला एयरबेस में पहुंचे थे। इन्हें वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। 29 जुलाई को जो विमान भारत आए थे वे अबू धाबी में रुके थे और वहां पर इन विमानों में ईंधन भरा गया था। नवंबर के बाद जनवरी में राफेल को बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन 3 और राफेल विमानों की डिलीवरी देगी। इसके बाद फिर मार्च में 3 और विमान भारत को सौंपा जाएगा। अप्रैल 2021 में भारत को फ्रांस 7 और राफेल विमानों की डिलीवरी करेगा। इस तरह से भारत को अप्रैल 21 तक कुल 21 राफेल विमानों की डिलीवरी मिल जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत अमेरिकी की ऐसी दोस्ती देख फिर चिढ़ा चीन, ऐसे निकाली भड़ास। जी हां दोस्तों, अमेरिका में एक तरफ व्हाइट हाउस जीतने का रण जारी है, वहीं दूसरी ओर मालाबार में शक्ति प्रदर्शन का दौर भी जोरों पर चल रहा है। बंगाल की खाड़ी में भारत और अमेरिका समेत 4 देशों की सेनाएं एक साथ मालाबार युद्धाभ्यास कर रही हैं। इसे आप भारत और अमेरिका की दोस्ती का ट्रेलर भी कह सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में चल रहा है युद्धाभ्यास। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में 3 नवंबर से 4 दिनों का 24वां मालाबार युद्धाभ्यास चल रहा है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे 4 शक्तिशाली देशों की नौसेनाएं युद्ध अभ्यास करके अपने दुश्मनों को बता रही हैं कि आंख उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस युद्ध अभ्यास की तस्वीरें स्पष्ट करती हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, भारत और अमेरिका की सेनाएं एक साथ रहकर किसी भी दुश्मन को समंदर की गहराइयों में
धकेल देगी। ये क्वाड के वे देश हैं जो इस क्षेत्र में दबंगई दिखाने वालों को इस बात का इशारा दे रहे हैं कि विस्तारवादी नीतियां बदलना ही उनके फायदे में होगा। भारत और अमेरिका मालाबार युद्धाभ्यास के सबसे पुराने साथी हैं। इन दोनों ने साल 1992 में हिंद महासागर में सबसे पहला युद्धाभ्यास किया था। तभी से भारत और अमेरिका की सैन्य ताकत के गठजोड़ की शक्ति दुनिया ने देखी है। चुनावी तनाव से दूर है भारत अमेरिका की दोस्ती। भारत और अमेरिका की दोस्ती की मजबूती इस बात से भी दिखाई देती है कि एक तरफ सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में चुनाव चल रहा है, वहीं उसकी नौसेना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सेना के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। यही कारण है जिससे इन दो लोकतांत्रिक देशों की दोस्ती की मिसालें दी जा रही हैं। 2 चरणों में होना है युद्धाभ्यास। बता दें कि मालाबार युद्धाभ्यास 2 चरणों में होता है। युद्धाभ्यास का पहला चरण 4 दिनों का है। इसका पहला चरण चीन को डरा रहा है, जबकि दूसरा चरण अरब सागर में होगा, जिससे पाकिस्तान में दहशत भरेगी। चारों देशों के युद्धपोतों ने दिखाई ताकत। मालाबार युद्धाभ्यास के पहले दिन भारतीय नौसेना ने रणविजय, शिवालिक, शक्ति और सुकन्या जहाज के अलावा सबमरीन सिंधुराज की ताकत समुद्र में दिखाई। वहीं अमेरिका के जॉन एस मैककेन मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने अपना युद्ध कौशल दिखाया। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने समुद्र में एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस, क्रॉस डेक लैंडिंग और बहुत से संयुक्त युद्धाभ्यास किए। क्वाड की शक्ति से चीन चिढ़ा। क्वाड देशों के पहले दिन जब चारों देशों की नौसेना बंगाल की खाड़ी में गरजी तो उसकी संगठित शक्ति देखकर चीन चिढ़ गया। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड संगठन बनाया है। इसका मकसद चीन के खिलाफ सैन्य गठजोड़ है। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ अमेरिका से मदद लेना चाहता है, लेकिन इस तरह के गठजोड़ से भारत शतरंज का मोहरा बनकर रह जाएगा। भारत अमेरिका की दोस्ती से चीन परेशान। चीन को परेशानी भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती को लेकर भी है। चीन जानता है कि अमेरिका ही वो देश है जिसने पहले भी चीन को सबक सिखाने के लिए भारत की मदद की थी। इस बार युद्ध अभ्यास में शामिल हुए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन की परेशानी बढ़ा दी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार से पाकिस्तान पर गरजे राजनाथ, कहा पीओके भारत का है और आगे भी रहेगा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को समझ लेना होगा कि पीओके कल भी भारत का था, आज भी भारत का है और कल भी भारत का रहेगा। भारत के संसद में यह प्रस्ताव पारित हो चुका है। सीमा पर हम कभी देश का सिर झुकने नहीं देंगे। सीमा पर जिस तरह की हरकत पाकिस्तान करता रहता है, भारतीय सेना अपने शौर्य पराक्रम से उनके हौसले पस्त कर देती है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उनके पूर्व स्पीकर ने कहा है कि जब अभिनंदन को पकड़ा गया तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, उनके माथे पर पसीना था। पाकिस्तान ने डरते हुए निर्णय लिया कि अगर अभिनंदन को नहीं लौटाया तो भारतीय सेना 9 बजे हमला कर देगी, भारत मिसाइल दाग देगा। यह ताकत आज के भारत की है। वे बुधवार की शाम शहर के जिला स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। कोई इस बात पर बहस कर सकता है कि नीतीश कुमार ने 15 साल के शासन में क्या क्या किया और क्या नहीं कर सके, लेकिन उनकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। कम से कम नीतीश कुमार चारा तो नहीं खा सकते हैं। शुरू में जब नीतीश मुख्यमंत्री बने तो केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार थी जो विकास के लिए पैसे देने में बिहार के साथ भेदभाव करती थी। कांग्रेसी शासन की उपेक्षा के कारण बिहार पिछड़ा रह गया। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बिहार समेत सभी राज्य सरकारों को बिना भेदभाव के धन मुहैया कराया। पिछले 4-5 वर्षों में बिहार का तेजी से विकास हुआ है। बिहार में फिर एनडीए सरकार का आह्वान करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा और जेडीयू सचिन सहवाग की ओपनिंग जोड़ी जैसी है। अब लालटेन का युग चला गया, एलईडी का युग चला गया। लक्ष्मी जी लालटेन लेकर नहीं, कमल पर बैठकर ही आती हैं, तो राहुल के लिए चेहरा दिखाना मुश्किल होगा। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर राहुल गांधी के मन में जो आता है बोलते रहते हैं। चीन सीमा पर 1962 से 2013 तक जो कुछ होता रहा, अगर मुंह खोल दे तो राहुल गांधी के लिए चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी ताकत भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकती। भारत ना तो किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करेगा, ना किसी को अपनी जमीन पर कदम रखने देगा। गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश के स्वाभिमान, एकता, अखंडता की रक्षा की। रक्षा मंत्री ने उन माताओं को प्रणाम किया जिनकी कोख से ऐसे सपूत पैदा हुए। रुक करते हैं अगली खबर
खबर की तरफ, खत्म चीन पाक का खेल, अंतरिक्ष से नजर रखेगा भारत, इसरो लॉन्च करेगा ये सैटेलाइट। जी हां दोस्तों, भारत के दुश्मन कम नहीं हैं। जहां एक और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ विवाद जारी है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी आए दिन सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। लेकिन अब भारत अपने दुश्मनों की हर एक चाल पर नजर रख सकता है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस साल अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसरो 7 नवंबर को अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से इसरो के कई सारे प्रोजेक्ट्स ठप पड़ गए थे, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन ने उन प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू कर दिया है। इसी क्रम में इसरो EOS-01 को PSLV C-49 रॉकेट से लॉन्च करने वाला है। बता दें कि यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसरो PSLV C-49 के साथ लिथुआनिया का एक लग्जमबर्ग के 4 और अमेरिका के 4 ऐसे ही कस्टमर सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा। वहीं अगर भारत के EOS-1 की बात की जाए तो यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन रिसर्च सैटेलाइट है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी सार है, जो कि किसी भी मौसम में पृथ्वी पर नजर बनाए रख सकता है। इस सैटेलाइट के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इसके जरिए भारत को अपनी सीमाओं पर नजर रखने में मदद मिलेगी। केवल यही नहीं, इसका इस्तेमाल खेती, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक EOS-1 को 7 नवंबर दोपहर 3:02 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि इसरो ने अपना आखिरी सैटेलाइट दिसंबर 2019 में लॉन्च किया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पिनाका के सफल परीक्षण के बाद भारत की रक्षा शक्ति में इजाफा, अब पड़ोसी देशों में मचेगी खलबली। जी हां दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पिनाक रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण के बाद भारत की रक्षा शक्ति में इजाफा हुआ है। एकीकृत परीक्षण रेंज में टेस्ट में पिनाका मिसाइल ने सफलतापूर्वक मिशन पूरा किया। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के कोस्टल क्षेत्र में किया गया है। इस परीक्षण के दौरान 6 मिसाइलों का टेस्ट किया गया, जिसमें मिली जानकारी के अनुसार सभी 6 रॉकेटों ने अपने मिशन में सफलता पाई है। सभी रॉकेट निशाने पर लगे। इसके बाद से अब भारत की शक्ति में हुए इजाफे से पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ सकती है। पिनाक जमकर गोलाबारी करने वाली वह रॉकेट प्रणाली है जो 37.5 किलोमीटर की रेंज तक सटीक निशाना लगा सकती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा पिनाक मिसाइल बनाई गई है। यह भारत की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों में एक है, जिससे भारत की सेना आंतरिक सुरक्षा के लिए मजबूती मिलेगी। इस सिलसिले में पिनाक के रॉकेट लॉन्चर और संबंधित उपकरण बनाने का काम हुआ है। बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टिकुलर्स ने पूरी जिम्मेदारी का पालन करते हुए DRDO से DGQA को पिनाक के उत्पादन का भार सौंपा है। इसके बाद यह बनी है। बता दें कि मौजूदा दौर में भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए ज्यादा तत्पर है। हाल ही में भारत और चीन टेंशन के बाद से सेना अलर्ट पर है। चीन से उच्च स्तरीय वार्ता जारी है। समस्या का समाधान निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की हरकत से दुनिया वाकिफ है। ऐसे में समय में पिनाका से भारतीय सेना की मजबूती और बढ़नी तय मानी जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। LAC पर ठंड में भी चीन पर बास जैसी नजर रखेगी भारतीय सेना, कुछ ऐसी है तैयारी। जी हां दोस्तों, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच सर्दियों में भी सैनिकों की तैनाती की रहेगी और घुसपैठ का डटकर सामना करेगी। भीषण ठंड से सैनिकों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने खास तैयारी की है। पूर्वी लद्दाख में भी सैनिकों की तैनाती सियाचिन की तर्ज पर रोटेशन के हिसाब से की जाएगी। सैनिकों की बेहद मुश्किल हालात में केवल 90 दिन तक तैनात रहना होगा। उसके बाद उनकी जगह दूसरे सैनिक ले लेंगे। पूर्वी लद्दाख में अभी तापमान -10 से -20 डिग्री, पूर्वी लद्दाख में तापमान अभी 0 से 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक नीचे जा चुका है। कुछ ही दिनों में इसमें और गिरावट होगी। पूर्वी लद्दाख में पहली बार ऊंची चोटियों पर भी भारतीय सैनिक तैनात हैं, जहां सर्दियां लंबी होती हैं और तापमान बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। सर्दियों में पहली बार होगी सेना की तैनाती। भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख यानी पैंगोंग झील के पूर्वी किनारे पर ठाकुंग से लेकर रेजांगला तक पर तैनात हैं। इनमें से ब्लैक टॉप, मुकपरी, रेजांगला, रेचिनला जैसी चोटियों पर 29 से लेकर 31 अगस्त तक कब्जा किया गया था। इस कब्जे के बाद भारतीय सेना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर, फायदेमंद जगहों पर बैठी हुई है, लेकिन यहाँ सर्दियों में रहना बेहद मुश्किल है और यहाँ इससे पहले भारतीय सेना ने कभी स्थायी तैनाती नहीं की थी। 0 से 40 डिग्री नीचे जा सकता है तापमान। इन इलाकों में तापमान 0 से 40 डिग्री तक नीचे जा सकता है। इसके अलावा बेहद तेज चलने वाली ठंडी हवाएं मुश्किलों को और बढ़ा देती हैं। इसलिए हर सैनिक को 90 दिन तक किसी मुश्किल जगह पर तैनात रहने के बाद उसे आसान जगह पर लाया जाएगा और उसकी जगह वो सैनिक लेंगे जो अच्छी तरह से
एक्लेमेटाइज्ड होंगे। अमेरिका से मंगाए गए हैं खास कपड़े। भारत ने मई में चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद लगभग 50,000 सैनिकों की तैनाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर की है। सेना और वायुसेना ने जुलाई से ही यहां की सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी थी। एक बड़े अभियान के तहत राशन, केरोसिन हीटर, खास कपड़े, टेंट्स और दवाइयों को पूरी सर्दी के लिए जमा कर लिया गया है। बेहद ठंडे मौसम में सैनिकों के इस्तेमाल के लिए खास कपड़ों के 11,000 सेट हाल ही में अमेरिका से लाए गए हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं के बावजूद मौसम सैनिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इसलिए सैनिकों को रोटेशन के तहत तैनात किया जाएगा ताकि उन्हें आराम करने का समय मिल जाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए बड़ी खबर। धान को लेकर सरकार ला रही है नई योजना। 15 राज्यों में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। जी हां दोस्तों, देश में पोषण सुरक्षा को व्यवहारिक रूप देने की प्रक्रिया के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने चावल को पोषण युक्त बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए इसके वितरण के वास्ते एक केंद्र प्रायोजित पायलट परियोजना लागू की है। यह पायलट योजना 2019-20 से शुरू हो रहे 3 सालों के लिए मंजूर की गई है और इसके लिए 174.6 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया गया है। इस पायलट योजना को लागू करने के लिए 15 राज्य सरकारों ने अपने अपने जिलों की पहचान की है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों ने पहले ही अपने अपने जिलों में इस पोषण युक्त चावल का वितरण शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों, रेलवे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसी साल 31 अक्टूबर को हुई एक समीक्षा बैठक में देश में इस पोषण युक्त चावल के वितरण को बढ़ाने पर जोर दिया। एक अन्य बैठक 2 नवंबर 2020 को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें भारतीय खाद्य निगम से देश के सभी जिलों से इस पोषण युक्त चावल की खरीद और उसके वितरण के संबंध में एक समन्वित योजना बनाने के लिए कहा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर होगी भारत चीन के बीच बात, बोले राजनाथ सिंह, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया को लेकर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता 6 नवंबर को होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि भारत चीन के साथ लगती सीमा पर तनाव को खत्म करना और शांति बहाल करना चाहता है, लेकिन भारत के सशस्त्र बल देश की भूमि का 1 इंच भी किसी को छीनने नहीं देंगे। आधिकारिक सूत्रों ने भारत और चीन के बीच 8वें दौर की बातचीत की जानकारी दी है। इससे पहले 7वें दौर की सैन्य वार्ता 12 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें पूर्वी लद्दाख में टकराव के बिंदुओं से सैनिकों के पीछे हटने को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला था। एक सूत्र ने बताया कि 8वें दौर की सैन्य वार्ता शुक्रवार को होने की उम्मीद है। दोनों पक्षों के बीच इस साल मई में गतिरोध के हालात बने थे। काफी ऊंचाई वाले क्षेत्र में सर्दियों के दौरान तापमान 0 से 25 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। 8वें दौर की सैन्य वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल PG मेनन करेंगे, जो हाल ही में लेह की 14वीं कोर के कमांडर नियुक्त किए गए हैं। यदि आपको याद हो तो पिछले दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाओं की ओर से जारी किए गए संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा गया था कि दोनों पक्षों ने सैन्य एवं राजनयिक माध्यमों से संवाद कायम रखने पर सहमति जताई है, ताकि गतिरोध को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द कोई साझा स्वीकार्य समाधान निकालने का काम किया जा सके। सैन्य वार्ता के 6ठे चरण की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने कुछ फैसलों की घोषणा की थी। इसके तहत अग्रिम मोर्चे पर और सैनिकों को नहीं भेजने, एक तरफा तरीके से जमीनी हालात बदलने से परहेज करने और हालात को जटिल बनाने वाली किसी भी कार्रवाई से परहेज की बात की गई थी। रक्षा मंत्री ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सुकना में स्थित भारतीय सेना के 33 कोर के मुख्यालय में दशहरा के मौके पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने शस्त्र पूजा के बाद कहा था कि चीन के साथ लगती सीमा पर तनाव को खत्म करना और शांति बहाल भारत करना चाहता है, लेकिन भारत के सशस्त्र बल देश की भूमि का 1 इंच भी किसी को छीनने नहीं देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनातनी के बीच आज शाम तक चीन और राफेल विमान आएंगे भारत, तैनाती की प्रक्रिया शुरू। जी हां दोस्तों, चीन से तनातनी के बीच 3 और राफेल जेट बुधवार शाम तक पहुंच जाएंगे। इन लड़ाकू विमानों के पहुंचने से वायुसेना की क्षमता में वृद्धि होगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक बुधवार सुबह फ्रांस से राफेल उड़ान भरेंगे और शाम तक भारत पहुंच जाएंगे। वायुसेना ने संघर्ष वाले क्षेत्रों में संचालन की भूमिका में राफेल को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 5 राफेल का पहला बैच 28 जुलाई को पहुंच गया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 सितंबर को इन लड़ाकू विमानों को अधिकृत रूप से शामिल कर लिया था। आ रहे विमानों के शामिल होने के बाद वायुसेना के पास 8 लड़ाकू विमान हो जाएंगे। 2022 के मध्य तक कुल 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत तक पहुंच जाएंगे। केंद्र की राजग सरकार ने 2016 में इन विमानों के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं समाचार एजेंसी INS ने कहा है कि तीनों राफेल विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद रास्ते में रुके बिना भारत पहुंचेंगे। सूत्रों ने बताया कि फ्रांस के एयरबेस से गुजरात के
जामनगर तक की लंबी उड़ान के दौरान फ्रांसीसी वायुसेना का हवा में ईंधन भरने वाला विमान भी साथ रहेगा। इससे पहले फ्रांस की कंपनी दासो एविएशन से 5 राफेल विमानों का पहले बेड़े ने फ्रांस से उड़ान भरने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में हाल्ट किया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राफेल के लिए अलग अलग बैच में भारतीय वायुसेना के पायलटों को फ्रांस में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहले बेड़े को वायुसेना में शामिल किए जाने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल विमानों को गेम चेंजर बताया था। रक्षा मंत्री ने कहा था कि राफेल के साथ वायुसेना ने टेक्नोलॉजी के स्तर पर बढ़त हासिल कर ली है। यह नवीनतम हथियारों, सुपीरियर सेंसर से लैस लड़ाकू विमान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 4 देशों के युद्धपोतों से गरज उठा हिंद महासागर। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं दिखा रही कौशल। जी हां दोस्तों, चीन से तनातनी के बीच मंगलवार को मालाबार युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई। विध्वंसक मिसाइलों से लैस भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत हिंद महासागर में अपनी ताकत व युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते नजर आए। बंगाल की खाड़ी में 3 से 6 नवंबर तक चारों देशों की नौसेनाएं संयुक्त रूप से जोर आजमाइश करती दिखेंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे चीन की बेचैनी बढ़नी तय है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।